हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DED एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों बहुत ही कम समय बचा हुआ है हमारे पास और प्रिपरेशन भी हमारी कुछ बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रिपरेशन के अंत तक पहुंच ही चुके हैं, है ना। तो दोस्तों अंतिम स्तर पर करते हुए हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से लगातार की तरह या हमेशा की तरह हम 1 से 20 तक के प्रश्नों पर बात करेंगे दोस्तों, है ना। और कुछ दोस्तों का मैसेज आ रहा है मैम कि पेपर थर्ड जो है बहुत ज़्यादा टफ है, उसको दोबारा रिवीजन करा दीजिए। ऐसा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने जो जितनी भी प्रिपरेशन बेस्ड वीडियो हैं, आपकी क्लासेस हैं, उनको मैंने सेव कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर आपको 1 बाय 1 सारी क्लासेस मिल जाएंगी, 1 से लेकर पेपर 6 तक की, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा उनको देख लीजिए। लास्ट ईयर के वीडियो से आप थोड़ा उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज ये है कि टफ वाली बात कि मैम पेपर थर्ड बहुत ज्यादा टफ है। पेपर कोई टफ नहीं होता। जिस पेपर की हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है वो हमें इजी लगने लगता है, यानी कि जो चीज हमें क्लियर हो जाती है उसके बाद वो हमें सरल और बहुत ज्यादा आसान लगने लगती है। तो पेपर थर्ड तो अपने आप में ऐसा पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है, सारा थ्योरेटिकल दिया है। इस पेपर में तो आपने रट्टाफिकेशन मारना है एक तरीके का, क्योंकि आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते। शिक्षण के सिद्धांत जो है वही लिखेंगे, शिक्षण की विधियां जो है वही लिखेंगे आप, है ना। तो इसमें तो बस आपको लर्न करना है, कुछ नहीं करना है। और बाकी की हम बात करें, टफ है तो पेपर 4 है आपका। पेपर 4 तो बहुत टफ है, कब तक आप कितना लेंथी करेंगे उसको, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, ट्रेनिंग बेस्ड है वो, है ना। पेपर थर्ड में इतना कुछ नहीं है, तो टेंशन मत लो, घबराओ मत दोस्तों। बाकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है हमारी, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं पेपर थर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट मैचिंग टाइप क्वेश्चन। पेपर थर्ड है हमारा एजुकेशनल असेसमेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट, ठीक है। पेपर थर्ड पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैचिंग टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले हम ट्रू एंड फॉल्स कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। भाई पेपरों तक आपका हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, क्योंकि अब 2 क्लासेस मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, आप समझिए कि एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े आपको मैं क्लासेस करती हूँ, मुझे भी काफी प्रिपेयर करना होता है, मुझे बहुत सारी स्टडी करनी होती है कि कहीं मैं क्वेश्चन आपको गलत ना करा दूं, कोई कमेंट नहीं आ जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी सीखी हुई क्रिया को नई परिस्थिति में करना क्या है। यानी कि वो कह रहे हैं किसी सीखी हुई क्रिया को नई परिस्थिति में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब सीखी हुई क्रिया को हम नई परिस्थिति में करते हैं उसे जनरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण कहाँ है, सामान्यीकरण क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया आपका, ठीक है। सामान्यीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक रूप से दी गई सहायता को कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक सहायता देते हैं, ठीक है। शारीरिक सहायता का मतलब हो गया उससे हाथ पकड़कर किसी कार्य में सहारा देना, ठीक है। चाहे वो राइटिंग के साथ हो, ग्रूमिंग के साथ हो, XYZ कोई भी हम अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण के दौरान सहायता या मदद के रूप में आप उसको शारीरिक रूप से सहायता कर रहे हैं, तो वह सहायता शारीरिक सहायता है। लेकिन उस सहायता को, दी गई सहायता को क्या कहा जाता है। तो शारीरिक रूप से दी गई सहायता को भौतिक सहायता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाए कि शारीरिक सहायता देने का क्या तरीका है, तो शारीरिक सहायता हमेशा बैक से देते हैं, यानी कि पीछे से देते हैं, व्यक्ति के फ्रंट से नहीं देते, बैक से देते हैं प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट। तो शारीरिक रूप से दी गई सहायता को कहा जाता है भौतिक सहायता। भौतिक सहायता क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2, ठीक है। भौतिक सहायता कहा जाता है। सहायता कितने प्रकार की है, शारीरिक सहायता, मौखिक सहायता, सांकेतिक सहायता, है ना। और इनको शॉर्ट में कहते हैं जैसे BP, ये शारीरिक सहायता का फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, जेस्चरल प्रॉम्प्ट, ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है ना। तो BP हो गया, GP हो गया, ठीक है। मॉडलिंग भी आ जाती है इसमें कहीं ना कहीं।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा शिक्षण को बनाया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण के दौरान जब शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है तो उससे क्या लाभ मिलता है, वहां पर ये चीज पूछ रहे हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा शिक्षण को बनाया जाता है, कैसा बनाया जाता है, तो रुचिकर और प्रभावी बनाया जाता है, इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है उसको, इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बेसिक एमआर किसके द्वारा दिया गया या किसने बनाया है। बेसिक एमआर क्या है, एक हमारा आकलन यंत्र है, असेसमेंट टूल है, जिसके माध्यम से हम बच्चों के शैक्षिक सहशैक्षिक व्यक्तिगत कौशलों को आंकते हैं। इसमें 5 प्रकार के कौशल हमारे दिए गए हैं, क्षेत्र हैं। तो ये एक असेसमेंट टूल है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम प्रशिक्षण से पहले बच्चे का आकलन करते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, रीता पेशावसिया के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, रीता पेशावसिया, रीता पेशावसिया कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, रीता पेशावसिया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब एक चीज ध्यान रखो, रीता पेशावसिया और दूसरे जो इसके राइटर हैं एस वेंकटेशन हैं, एस वेंकटेशन, रीता पेशावसिया और एस वेंकटेशन ने दोनों ने मिलकर बनाया है। अब यहाँ पर कभी एक ऑप्शन आ जाए या दोनों ऑप्शन मैंने इसलिए बता दिए, कभी हो सकता है आपको एस वेंकटेशन मिले, आप कहेंगे मैडम ने तो रीता पेशावसिया बताया था। तो अगर दोनों मिल जाए वो अच्छी बात है, लेकिन मैचिंग्स में हमेशा आपको एक ही मिलेगा। या अब ये ऑप्शन तो यहाँ पर दे रखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह घटना जिससे उस अनुक्रिया की होने की संभावना भविष्य में बढ़ जाती हो। ऐसी कौन सी घटना है जिससे क्या होता है, भविष्य में कार्य की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या है दोस्तों, वह घटना हम कहेंगे पुनर्वलन है, रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 5, जब हम बच्चे को शिक्षण या प्रशिक्षण के दौरान पुनर्वलन देते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। तो अभिप्रेरित जब मोटिवेशन जहां लर्निंग में आता है तो लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी अनुक्रिया होने की संभावना आगे बढ़ जाती है, अभिप्रेरित हो जाता है बच्चा पुनर्वलन को देखकर, और उसके बाद आगे की क्रिया करने के लिए अग्रसर रहता है वो, ठीक है ना। तो वह प्रक्रिया या क्रिया या घटना क्या है, पुनर्वलन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, संकेत के माध्यम अर्थात शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से इशारा करना है। संकेत दे रहे हैं, संकेत के माध्यम से यानी क्लू के माध्यम से, अर्थात शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि का मतलब हो गया बिना बोले गतिविधि का। मैं कोई भी क्लू करती हूँ इस तरीके से, जैसे क्लूइंग का मतलब या हम कह सकते हैं शारीरिक गतिविधि का, अगर हम कोई भी उन्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं, मॉर्निंग का एग्जाम्पल ये हो गया मॉर्निंग, ठीक है ना। अगर हम बात करें अगर चिड़िया का या कोई वर्ड्स का हम दे रहे हैं तो उनको पंखों के द्वारा हम उनको बताएंगे, ठीक है। जैसे मछली का हम इस तरीके से देते हैं उनको जेस्चर, ठीक है। गतिविधि, शारीरिक गतिविधि चल रही है, शारीरिक गतिविधि के द्वारा हम उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या है, बोलकर नहीं दे रहे, शाब्दिक रूप से उनको मॉकिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे यहाँ पर। तो वही कह रहे हैं, संकेत के माध्यम से अर्थात शारीरिक गतिविधि के माध्यम से इशारा करना है। क्या है, सांकेतिक सहायता, जिसे कहते हैं जेस्चरल प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। सांकेतिक सहायता क्वेश्चन नंबर 6 कहीं दिया है, ये रहा सांकेतिक सहायता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब वांछनीय व्यवहार पर लगातार पुनर्वलन दिया जाता है वह है, यानी कि कोई वांछनीय व्यवहार का मतलब है अनुकूलित व्यवहार या फिर अडेप्टिव बिहेवियर। जब वांछनीय व्यवहार पर लगातार पुनर्वलन दिया जा रहा हो तो वह पुनर्वलन सतत पुनर्वलन कहलाता है, ठीक है। पुनर्वलन की अनुसूची 2 अनुसूची है, एक है सतत पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन। सतत पुनर्वलन का मतलब है लगातार दिए जाने वाला पुनर्वलन, हर वांछनीय व्यवहार पर लगातार पुनर्वलन दिया जाता है। आंशिक पुनर्वलन वो है जो
व्यवहार तो अधिक होता है, लेकिन पुनर्वलन रुक रुक कर और समय अंतराल के अनुसार दिया जाता है। वह पुनर्वलन आंशिक पुनर्वलन कहलाता है। तो जब वांछनीय व्यवहार पर लगातार पुनर्वलन दिया जा रहा हो, वह क्या, कौन सा पुनर्वलन है, सतत पुनर्वलन है। तो सतत पुनर्वलन कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सतत पुनर्वलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कार्य को छोटे छोटे पठनीय भागों में क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। यानी कि हमने किसी कार्य को छोटे छोटे पाठनीय भागों में, यानी कि किसी भी कार्य को हमने क्या अलग अलग भागों में क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया। यानी कि एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। मान लीजिए सबसे पहले अगर हम किसी बच्चे को कोई भी टीचिंग करा रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, जैसे बच्चों से हम आर्ट एंड क्राफ्ट करा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनको एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमने उनको वर्कशीट देनी है, ठीक है ना, वर्कशीट के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमने उनको एक आकृति के बारे में बताना है, फिर उनको ग्लू के बारे में बताना है, फिर उनको क्या है पेस्टिंग के बारे में बताना है, करके दिखाना है, फिर करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है। तो कहीं ना कहीं हमने उस एक्टिविटी को बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट लिया या सजा लिया, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। ऐसा पहला चरण लास्ट में कर दिया और मतलब पहला चरण अंतिम में कर दिया और अंतिम चरण पहले, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने उसको अच्छे से सजा दिया। तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, किसी कार्य को छोटे छोटे पठनीय भागों में क्रमबद्ध तरीके से सजाना कार्य विश्लेषण कहलाता है। टास्क एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 8, कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण कहीं लिखा है कार्य विश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए समूह योग्य बच्चों को निपुणता के योग्यता स्तर और कार्य क्षमता के आधार पर बांटना है। एक चीज याद रखना, अभी पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी विशेष उद्देश्य से, यानी कि कोई भी एक विशेष उद्देश्य है समूह योग्य बच्चों को, यानी कि सभी बच्चों को क्या करना है, समूह योग्य बनाना है और उन समूह योग्य को निपुणता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, स्तर और उनकी एबिलिटी कार्य क्षमता के अनुसार आधार पर बांटना क्या कहलाता है, समूहीकरण कहलाता है, ग्रुपिंग कहलाता है। कहते हैं ना ग्रुपिंग क्राइटेरिया, ग्रुपिंग क्या है, तो दोस्तों समूहीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 ही आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ठीक है, ठीक है, सामूहिकरण कहलाता है। ठीक, अब एक चीज यहाँ रखना कि यहाँ पर बांटना आ गया आधार पर, जहां पर हमारा विश्लेषण आता है ना, क्लासिफिकेशन करना, तो उसमें बांटते हैं, लेकिन उसमें किसके अनुसार, विशेषताओं के आधार पर। यहाँ विशेषताओं के आधार पर नहीं बांट रहे हैं, यहाँ किसी विशेष उद्देश्य के जो बच्चों के अंदर है उन एबिलिटी को एक समूह में अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वह कार्यक्रम जिसमें विशेष बच्चों को विशेष शैक्षणिक विधि द्वारा दिया गया प्रशिक्षण है। ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तो वह कार्यक्रम है आपका आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक परिवेश में समस्यात्मक क्रिया के समापन को कहा जाता है। प्रकृति के परिवेश में समस्यात्मक क्रिया के समापन को योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योजना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी भी कार्य को सिखाने में बोलकर दी जाने वाली सहायता को कहा जाता है। यानी कि किसी भी कार्य में जब हम किसी बच्चे को बोलकर, यानी कि शाब्दिक रूप से हम क्या कर रहे हैं वहां पर, वो किसी भी कार्य को सिखाने में बोलकर दी जाने वाली सहायता को कहा जाता है। जब हम बोलकर कोई सहायता दे रहे हैं तो वह सहायता होगी हमारी वर्बल प्रॉम्प्ट, यानी कि मौखिक सहायता। तो मौखिक सहायता कहीं है, मौखिक शाब्दिक सहायता तो नहीं लिखी है कहीं, ये रही क्वेश्चन नंबर 11, इसको मौखिक सहायता भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, कहीं अगर आपको
शाब्दिक सहायता या मौखिक सहायता? आपको एक शब्द जरूर मिलेगा, या तो मौखिक मिलेगा या शाब्दिक मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दर्शाए जाते हुए व्यवहार की सिखाने की विधि को कहा जाता है। यानी कि दर्शाए जाते हुए, दर्शाए का मतलब है प्रदर्शन करते हुए, दिखाते हुए, व्यवहार सिखाने की विधि को क्या कहा जाता है? यानी कि उस विधि को क्या कहा जाएगा जो प्रदर्शन के द्वारा सिखाया जाता हो, तो वह विधि कहलाती है हमारी मॉडलिंग। 13 का आंसर मॉडलिंग, प्रदर्शनीय विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मरिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मरिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 में चिवाले नामक ग्राम इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली कहीं दे रखा है, इटली में, ये देखिए, ठीक है, इटली में हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर अब दो चीजें आ रही हैं, कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। अगर ग्राम पूछे कि कौन से गांव में हुआ था, ग्राम में, यानी कि मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब और किस गांव में हुआ था, तब आप लिखेंगे चिवाले नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? वो इटली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालय की समय विधि को संचालित करने की क्रिया को कहा जाता है। यानी कि विद्यालय की समय विधि, समय विधि का मतलब हो गया कि विद्यालय के जो कालांश है, उस कालांश को चलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? समय सारणी कहा जाता है, टाइम टेबल, समय सारणी। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। कभी कभी पता है आपको 2 नंबर में ऐसा आ जाएगा, समय सारणी को परिभाषित कीजिए, तो विद्यालय की समय विधि को संचालित करने की क्रिया समय सारणी कहलाती है। ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जब अंतिम चरण पहले चरण में आए और पहला चरण अंतिम चरण में आए, वह प्रक्रिया है। जब अंतिम चरण पहले चरण में आए, अंतिम चरण का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहला तो ये चरण हो गया, अंतिम ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अंतिम चरण पहले चरण में आ रहा है, अंतिम चरण ये आ गया ना, पहले आ गया और पहला चरण अंतिम में चला गया, तो वह क्या कहलाती है? यानी कि वह प्रक्रिया है पश्च श्रृंखलाबद्धता। यहाँ पर आएगा पश्च श्रृंखलाबद्धता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया बैकवर्ड चेनिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत और व्यापक होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए और विस्तृत होनी चाहिए, ठीक है ना। मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए सतत और व्यापक, सतत और व्यापक, सतत और व्यापक। यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिए ये है ना, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का ये है सतत और व्यापक, और यहाँ पर सतत पुनर्वलन पर लगाना था हमें। क्वेश्चन नंबर 7 का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ वो थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। जब वांछनीय व्यवहार पर लगातार पुनर्वलन दिया जाए तो वह पुनर्वलन सतत पुनर्वलन है। मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए सतत और व्यापक। सतत शब्द को देखकर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है, 17 का आंसर ये आ गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वांछनीय व्यवहार पर रुक रुक कर समय के अनुसार दिए जाने वाला पुनर्वलन है। यानी कि जब वांछनीय व्यवहार हो रहा है उस पर हम क्या कह रहे हैं, वांछनीय व्यवहार तो बहुत हो रहा है, अधिक हो रहा है, अधिक मात्रा में, लेकिन पुनर्वलन बहुत कम कम दिया जा रहा है, आंशिक रूप से दिया जा रहा है, तो उस पुनर्वलन को क्या कहा जाता है? आंशिक पुनर्वलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक। 19 है आपका, प्रशिक्षण के पश्चात उपलब्धि प्रगति को जांचने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण के पश्चात यानी कि जब प्रशिक्षण दे दिया जाता है उसके पश्चात उपलब्धि हम वो देखते हैं कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, कितनी प्रगति की है, उसके जानने की प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन है। 19 का आंसर इवैल्यूएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छात्रों के कौन से 2 पक्षों का मूल्यांकन करना अनिवार्य है?
यानी कि छात्रों के कौन से 2 पक्षों का मूल्यांकन करना अनिवार्य होता है। तो छात्रों के एक पक्ष का ना करके दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, शैक्षिक और सशैक्षिक। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर शैक्षिक और सशैक्षिक। शैक्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तुम्हारी करिकुलर एक्टिविटीज के अनुसार, और सशैक्षिक का मतलब होता है को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या है, बच्चे का शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो 20 प्रश्न हमारे हो गए यहाँ पर मैचिंग टाइप्स। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि मैंने हर क्लास में आपको बताया कि आपने मैचिंग कैसे करनी है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, कि आपने मैचिंग्स कैसे करनी है, पहले हमने मैचिंग्स के आंसर पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर आंसर पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमने कहां पर कौन सा, और करना क्या होता है मैचिंग्स में आपने, कि पूरी लाइन एक जो सेंटेंस दिया होता है उस वाक्य को पूरा कब करना है, वाक्य के अर्थ को समझकर वाक्य को पूरा करना खुद ही मिलान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब वांछनीय व्यवहार पर लगातार पुनर्वलन दिया जाता है वह है सतत पुनर्वलन। लगातार का मतलब क्या हो गया, सतत हो गया जब लगातार पुनर्वलन दिया जा रहा है। तो जहां सर हमें लग रहा है कि जिस शब्द के साथ हमारा वाक्य पूरा हो रहा हो वही उसका सही मिलान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऐसे तो शैक्षिक मूल्यांकन के साथ हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका अर्थ क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पेपर थर्ड से रिलेटेड। और ये भी ध्यान रखना, जब हम मैचिंग करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 नंबर में, दोस्तों 2 नंबर के लिए परिभाषित करते हैं ना कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए या कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए, तो आपको इनमें से बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप इनको आप बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल अगर आप लर्न कर रहे हैं तो यह देखिए, अगर आ जाए कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए, तो कार्य विश्लेषण को कैसे करेंगे, यहां पर अभी हमने किया था, यह है किसी कार्य को छोटे छोटे पठनीय भागों में क्रमबद्ध तरीके से सजाना कार्य विश्लेषण है ना। अगर आपको 2 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं कि आप कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इनके आंसर आप इसी में से दे सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, पेपर थर्ड बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप लास्ट की वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में डीएड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं सारी मैंने उसमें सेव कर रखी है। ऐसी प्राइवेट कोई भी वीडियो नहीं है ना, प्लेलिस्ट कोई प्राइवेट है, सारी पब्लिकली है, तो आप उसमें जाकर देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और पेपर थर्ड के तो ऑलमोस्ट जो उसके टॉपिक्स हैं एग्जाम से रिलेटेड मैंने क्लियर कर ही दिए हैं। जितना आपको सफिशिएंट लग रहा है मुझे कि आएगा आपके एग्जाम में, वो टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, आप देख लीजिए उसमें से जाके लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, मैंने आपको करा दिया है। ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम एक दिन लॉन्ग क्वेश्चन की और शॉर्ट क्वेश्चन पर वीडियो बना दीजिए। भाई लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं आपको, जब मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं आपको पेपर वाइज, हर पेपर के साथ साथ मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें 10 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे पार्ट सी और पार्ट डी के लिए, मैंने आपको सब में बताया है। ठीक है, इसमें भी अगर आपको समझ ना आए तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स इसमें कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने वीडियोस आपको अपलोड किए हैं आप उनमें से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करेंगे तो भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है, एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ऑल द बेस्ट।